नो बेसिक्स के इस चैनल पर फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे और वो है अंग्रेज़ों का भारत में आर्थिक नीति। तो अंग्रेज़ों ने भारत में कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई, उन्हीं को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अंग्रेज़ लोग भारत में एक व्यापारी के रूप में आए थे और उनका पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार करना, अधिक से अधिक आर्थिक मुनाफा हासिल करना। तो ये उनके मुख्य लक्ष्य थे। अब 1757 जब पहुंचता है तो अंग्रेज़ों को एक राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो जाती है। और राजनीतिक सत्ता ऐसी चीज़ होती है जिसके माध्यम से अपनी नीतियों को लागू किया जा सकता है और अपने उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। तो वो राजनीतिक सत्ता जब अंग्रेज़ों को मिली तो उन्होंने भी इसका भरपूर उपयोग किया, अपने पक्ष में उपयोग किया और भारत के हिसाब से अगर देखें तो उन शक्तियों का दुरुपयोग किया। तो अंग्रेज़ों की मुख्य रूप से कौन कौन सी नीतियाँ रही, आर्थिक नीति के संबंध में हम बात कर रहे हैं, तो उनको जानना है। तो इसमें से सबसे बड़ा जो योगदान है वो है भू राजस्व व्यवस्था। क्योंकि भू राजस्व के तहत जो आमदनी होती थी, जो कर संग्रह होते थे, जो टैक्स का कलेक्शन होता था, उसका हिस्सा सबसे बड़ा होता था। तो कंपनी को जो आय प्राप्त होती थी उसमें सबसे बड़ा हिस्सा भू राजस्व का ही था। तो उसी भू राजस्व व्यवस्था को हम जानेंगे और समझेंगे। उसके पहले कुछ बातें जो हैं, बेसिक चीज़ें जानने के लिए जो ज़रूरी होती है, उसे भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये जानना होगा कि अंग्रेज़ों के हाथ में जब राजनीतिक सत्ता आई, उसके पहले की यहाँ पे आर्थिक स्थिति कैसी थी और भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था और कैसी व्यवस्था चल रही थी। तो दोस्तों, भारत जो है एक आत्मनिर्भर देश था और यहाँ के लोग भी आत्मनिर्भर थे। मुख्य रूप से भारत एक कृषि प्रधान देश था। यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन खेती बाड़ी और कृषि से संबंधित उद्योग धंधे थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था था, बहुत बड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। शहरों की जो व्यवस्था थी वो मुख्यतः सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए थे। जैसे शहरों में राजे राजवाड़े होते थे और वो संरक्षक होते थे, सेवा देने वाले लोग। तो देने वाले लोग किस तरीके के होते थे? तो दुकानदार, व्यापारी या अन्य तरीके के जो राजभवन से जुड़े हुए मामले, जैसे सब्जी पहुंचाना, दूध की, तो रोज़मर्रा की चीज़ों की जो ज़रूरत होती थी, राज परिवार और उससे जुड़े हुए लोग, जो भी मंत्री संतरी इस तरीके के लोग होते थे, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो लोग लगे हुए थे, तो वैसे ही लोग मुख्यतः शहरों में रहते थे। तो और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्यतः कृषि प्रधान थी, आत्मनिर्भर व्यवस्था थी। क्योंकि लोगों के पास अपनी जोत होती थी, अपनी खेत होते थे, उससे वो फसल उपजाते थे और अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। खाने पीने के बाद जो उनकी अतिरिक्त उपज होती थी उसको बेचकर अपनी अन्य आवश्यकताओं को वो हासिल करते थे। जैसे कपड़े या नमक हो गए या अन्य जो भी ज़रूरी सामान होते थे उसको वो हासिल करते थे। साथ में ग्रामीण जो कृषि व्यवस्था थी वो ग्रामीण उद्योग धंधे या कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा देते थे। क्योंकि ग्रामीणों को या कृषि से जुड़े हुए खेतिहरों को जो भी छोटे मोटे यंत्र की ज़रूरत होती थी उसकी पूर्ति छोटे जो शिल्पी होते थे, छोटे हथकरघा करने वाले या उद्योग धंधे चलाने वाले जो लोग होते थे, वही उनकी ज़रूरतों को पूरी करते थे। अब कर व्यवस्था किस तरीके से थी? तो शासक जो भी होते थे उनके नुमाइंदे होते थे अलग अलग गांव के स्तर पे। तो मुख्य रूप से जो व्यवस्था चली आ रही थी वो गांव के मुखिया या ग्राम प्रधान के माध्यम से ही टैक्स का कलेक्शन किया जाता था, भूमि राजस्व की वसूली की जाती थी। अब उसमें क्या होता था कि ग्राम प्रधान या मुखिया जो होते थे अपने गांव के लोगों को जानते थे, उनसे एक आत्मीय जुड़ाव होता था। तो उसका नतीजा ये निकलता था कि जो कर वसूली जो है
उसमें बहुत ज़्यादा कठोरता नहीं थी, इसमें लचीलापन होता था। लचीलापन कह रहे हैं तो जब वैसी कोई स्थिति आ जाए, जैसे प्राकृतिक विपदा आ जाए, अकाल की स्थिति हो जाए, सूखे की स्थिति हो, बाढ़ की स्थिति हो, या किसी भी अन्य कारण से अगर फसल बर्बाद हो जाए या उपज कम हो जाए, तो उन स्थितियों में टैक्स की वसूली को टाल दिया जाता था। या बहुत बार ऐसी भी स्थिति होती थी कि टैक्स को कम कर दिया जाता था। लेकिन अब वो व्यवस्थाएं बदल रही थी। अंग्रेज जब भारत में आए तो उनकी आर्थिक नीतियां 3 चरणों में अलग-अलग प्रकार के होते हैं। पहला चरण होता है 1757 से लेकर 1813 तक का। इस अवधि में सबसे ज़्यादा जो आर्थिक जो नीतियाँ आई, उसमें भूमि राजस्व व्यवस्था ही सबसे प्रमुख थी। दूसरी जो व्यवस्था आई वो 1813 से लेके 1857 तक का दूसरा चरण होता है। इसमें इस चरण में व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा मिला, अर्थात कि इंग्लैंड के लोगों ने यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया। अब कंपनी का एकाधिकार भी समाप्त हो गया था 1813 के चार्टर एक्ट के बाद से। तो यहाँ पे व्यापारियों का दखल बढ़ गया, और उसके बाद उद्योग धंधे यहाँ के जो थे वो चौपट होने लगे। भारत मुख्य रूप से अब कच्चे माल का सप्लायर बना दिया गया, और बाहर से जो निर्मित सामान थे उसका बाजार बन गया। ये स्थिति 1857 तक लगभग ऐसे ही चलती है। 1857 के बाद में आर्थिक शोषण का दायरा और भी ज़्यादा बढ़ गया। बढ़ने का कारण क्या था कि तब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर रेलवे का विकास कर लिया था, और रेलवे के विकास होने के बाद से स्थिति क्या होती है कि अंग्रेज़ों की पहुँच दूर दराज के गाँव तक हो जाती है, और अब वहाँ से भी कच्चे माल को लाया जाता है और तैयार माल को वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो इस तरीके से भारत के उद्योग धंधे दूसरे और तीसरे चरण में चौपट हुए। पहले चरण में तो भारत की कृषि व्यवस्था को नुकसान हुआ, और छोटे मोटे जो उद्योग धंधे थे उनको नुकसान हुआ। अब यहाँ की जो जैसा कि पहले बतलाया कि आय के जो स्रोत थे कंपनी के लिए, तो वो सबसे बड़ा स्रोत था भूमि राजस्व व्यवस्था। तो भूमि राजस्व से संबंधित जो सुधार किए गए, उसी को अभी हम देखते हैं वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं चल रही थी। तो सबसे पहले जो व्यवस्था लेकर आए वो वारेन हेस्टिंग्स लाए, और ये एक जमींदारी व्यवस्था लेकर आते हैं जिसे इजारेदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इस व्यवस्था में क्या होता है कि अब जो भूमि राजस्व व्यवस्था या राजस्व जो वसूली का तरीका था वो बदल गया। ये अब ठेके पर दिया जाने लगा, और कुछ क्षेत्र जैसे जिला कह सकते हैं, कमिश्नरी कह सकते हैं, या कुछ क्षेत्रों का चुनाव करके उस पर एक बोली लगाई जाती थी, नीलामी लगाई जाती थी, और उस क्षेत्र से किसानों से राजस्व की वसूली करने का ठेका उन जमींदारों को दे दिया गया। साथ में जमींदारों को और भी शक्ति भी दी गई, जैसे उन्हें पुलिसिंग की शक्ति दी गई, उन्हें न्याय व्यवस्था की शक्ति दे दी गई। पुलिसिंग की शक्ति इसलिए दी गई ताकि वो किसानों से जोर ज़बरदस्ती से भी कर वसूली कर सकें, और न्याय व्यवस्था, अगर कोई किसान कर देने में चूक करता तो उससे संबंधित जो न्याय की बात होती तो वो भी जमींदारों के भरोसे छोड़ दिया। तो इसका नतीजा क्या निकला कि किसानों का शोषण बहुत ज़्यादा होने लगा, और साथ में कंपनी को एक नुकसान ये होने लगा, नुकसान नहीं कह सकते हैं, उसका मतलब इस व्यवस्था की एक कमी ये निकली कि जो राजस्व से वसूली होती थी वो अनियमित होती थी। अर्थात किसी साल कम होता था, किसी साल ज़्यादा होता था। तो इससे कंपनी को एक अंदाज़ा नहीं हो पाता था कि उनको कितना आय हो रहा है, किस चीज़ का वो कैसे बजट बनाए। तो ये सारी समस्याएं आ रही थी। लेकिन इस व्यवस्था में किसानों का शोषण बड़े पैमाने पे हो रहा था, क्योंकि ज़मींदार लोगों को जब ये
पावर मिल गई, वो एक तरीके से अंग्रेज़ों के एजेंट हो गए, तो वो एक तय रकम से ज़्यादा भी वसूली करने लगे टैक्स के रूप में। साथ में अगर अकाल पड़ा हो या कोई प्राकृतिक विपदा आई हो, वैसी स्थिति में ज़्यादा टैक्स की वसूली करते थे। तो ये सारे दोष इस व्यवस्था में आए। उसी का नतीजा हुआ कि अकाल भी पड़ा और बहुत किसान जो है सो दरिद्र होने लगे, तो ऐसी स्थिति आ गई। तो वारेन हेस्टिंग्स ने जो व्यवस्था शुरू की थी 1772 में शुरू की थी। पहले 5 वर्षों के लिए ठेका दिया जाता था जमींदारी वसूली के लिए, और फिर ये व्यवस्था जब फेल हो गई तो दूसरे चरण में 1-1 साल के लिए दिया जाने लगा और ये व्यवस्था भी फेल हो गई। अब कंपनी जो वसूली करती थी, राजस्व का जो हिस्सा पहुंचता था, तो उस पर खर्च क्या होता था, तो वो इंग्लैंड की सरकार को एक हिस्सा दिया जाता था। खास करके 1767 ईस्वी से वो हिस्सा दिया जाने लगा, 10% जो कहा जाता था। 4 लाख पाउंड सालाना उनको देना पड़ता था सरकार को। फिर कंपनी के अपने खर्चे थे, उसके बाद शेयर होल्डर और इन सबों को देना होता था, फिर कंपनी का अपना लाभ। तो ये हिस्से होते थे अलग अलग। इसके अलावा उस समय जो है अंग्रेज़ों के समय में, या इसको हम फिर बाद में देख लेते हैं, और भी व्यवस्थाएं हम देख लेते हैं। तो ये जो मुख्य रूप से वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो व्यवस्थाएं चलाई गई, ये बंगाल में ही चलाया गया, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पे ही राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ था। तो ये पूरी व्यवस्था जो चल रही थी वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में चल रही थी। अब इस व्यवस्था में कमियां थी, काफ़ी खामियां थी, तो इसी को दूर करने का प्रयास किया गया। अच्छा, इस व्यवस्था में क्या थी कि जमीन का जो मालिक है वो किसान ही है। जमींदारों को सिर्फ टैक्स वसूली का अधिकार था, जमीन के मालिक जो थे वो किसान ही थे। अब आते हैं कि अंग्रेजों ने 3 और व्यवस्थाएं लाई, जिनके बारे में कि हमें जानना है वो कौन कौन सी है। तो अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। इसमें से अस्थाई बंदोबस्त की जो व्यवस्था है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और अवध के क्षेत्र में लागू किया गया। तो ये व्यवस्था क्या थी, तो वारेन हेस्टिंग्स ने जो व्यवस्था चलाई थी, उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए उसमें थोड़ा चेंज करते हुए अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लाई गई। इस व्यवस्था में क्या था, पहले क्या था कि 5 साल के लिए दिया जाने लगा, 1 साल के लिए दिया जाने लगा। अब इस व्यवस्था में किया गया कि शुरू में ये 10 साल के लिए दिया जाने लगा और बाद में इसको अस्थाई कर दिया गया। अस्थाई कहने का मतलब है एक जमींदार को जब दे दिया गया तो जमीन का मालिक भी जमींदार ही हो जाता था। अब किसान या रैयत जो हैं वो जमीन के मालिक नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक जोतदार बनकर रह गए। तो यहाँ पर इस व्यवस्था की में एक बहुत बड़ी दोष उभर कर आई। अब जमीन के मालिक जमींदार बन गए, इसीलिए इसको अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। इस व्यवस्था को इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता था और सूर्यास्त का सिद्धांत भी कहा जाता था। इसमें क्या सिस्टम था, जो कर का वसूली होगा उसमें 10/11 हिस्सा कंपनी को दिया जाएगा और 1/11 हिस्सा जो है वो जमींदार को मिलता था। ये व्यवस्था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र पर लगाए गए थे और पूरे भारत का 19% क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता था। इस व्यवस्था में और भी कुछ व्यवस्थाएं थी। जैसे पहले क्या था कि सबसे बड़ी जो वारेन हेस्टिंग्स ने व्यवस्था लेकर आई थी उसमें था कि अनियमित राजस्व था। तो इसको दूर करने की व्यवस्था के लिए क्या किया, 10 साल और अस्थाई वाली नीति लाई गई। दूसरा तरीका ये अपनाया गया कि जो भी चिन्हित क्षेत्र है उस चिन्हित क्षेत्र में कितना क्षेत्र आ रहा है, उसमें कौन कौन सी फसलें आ रही है, उससे आय कितना हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को अंदाजा करके एक मिनिमम रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। उसके बाद उस क्षेत्र के लिए बोली लगाई जाती थी और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसी को जमींदारी दे दी जाती थी उस जगह की। तो इस प्रकार से इस अनियमित राजस्व को की जो समस्या थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया।
क्योंकि अब जो है इस व्यवस्था के अंतर्गत एक नियमित आय कंपनी को मिलने लगी। साथ में जमींदारों के द्वारा शोषण बहुत ज़्यादा किया जा रहा था। पुलिसिंग के नाम पर वे अपने लठैत लोग रखते थे और उन्हीं के द्वारा किसानों पर शोषण किया जाता था। तो कॉर्नवालिस ने क्या किया कि यहाँ पे पुलिसिंग वाली जो व्यवस्था उनको दी गई थी, पुलिसिंग की जो व्यवस्था दी गई थी, ये व्यवस्था छीन ली गई और न्याय करने की व्यवस्था भी जमींदारों से छीन ली गई। लेकिन कुछ चीज़ें भी जोड़ी गई। एक ये भी दिया गया कि अगर कोई किसान राजस्व नहीं देता है तो उसके संपत्ति को जब्त कर लिया जाए, उसके ज़मीन को जब्त कर लिया जाए। तो ये व्यवस्था भी की गई। ये व्यवस्था जोड़ी गई 1799 में। अर्थात किसानों का शोषण अभी भी जारी था। इस व्यवस्था को एक सूर्यास्त के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यास्त का सिद्धांत क्यों कहा जाता है? तो हर एक साल जमींदारों को कर जमा करना होता था, जो भी वसूल जो तयशुदा रकम होते थे, जो जितनी बोली लगाई जाती थी वो रकम जो है कंपनी को जमा करना होता था। तो साल का जो अंतिम दिन का वो सूर्यास्त से पहले ये जमा कर देना होता था। अगर उस सूर्यास्त तक अगर कर जमा नहीं किए जाते थे तो उन जमींदारों की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी और उसको फिर से नया नीलामी देकर नए जमींदार को दे दिया जाता था। तो ये बहुत कठोरता पूर्वक लागू किया गया था इस नियम को, इसीलिए इसे सूर्यास्त का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आते हैं कि दूसरी व्यवस्था, ये व्यवस्था जो शुरू की गई थी 1793 में शुरू की गई थी। अब आते हैं दूसरी व्यवस्था पे। दूसरी व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये शुरू किया गया था, ऐसे तो ये 1820 में थॉमस मुनरो जो कि मद्रास के गवर्नर थे उनके समय में लागू किया गया, लेकिन ये व्यवस्था जो है मद्रास, बम्बई और असम में लागू किया गया था। पूरे भारतवर्ष का 51% क्षेत्र इसके अंतर्गत अर्थात रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता था और इसके अंतर्गत 33 से 55% तक टैक्स देना होता था। इस व्यवस्था में क्या किया जाता था? तो रैयतवाड़ी, रैयत का मतलब होता है जोतदार, जो खेती करते हैं अर्थात किसान कह लें। तो इसमें कंपनी का किसानों के साथ डायरेक्ट एग्रीमेंट होता था, उनको तयशुदा एक रकम देना होता था। तो किसानों के साथ डायरेक्ट जब एग्रीमेंट हुआ कंपनी का, तो इसी को रैयतवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया। अंग्रेजों को इसमें क्या फ़ायदा हुआ? हालांकि ये चीज़ें तो दोनों ही व्यवस्था में आई कि अंग्रेजों को बैठे बिठाए अपने एजेंट के माध्यम से टैक्स मिलने लगा और यहाँ पर भी वही बात होने लगी, किसान डायरेक्ट जो है सो कंपनी को टैक्स देने लगे, अर्थात कंपनी को टैक्स आसानी से आने लगा। लेकिन इस व्यवस्था में दोष क्या निकला कि यहाँ पे जो काम जमींदार कर रहे थे तो कंपनी के अधिकारी लोग ही एक जमींदार सा व्यवहार करने लगे और ये व्यवस्था भी फेल हुई। इस व्यवस्था को सबसे पहले कैप्टन रीड ने लागू किया था 1792 ईस्वी में और इसे सबसे पहले लागू किया था तमिलनाडु के वारामहल डिस्ट्रिक्ट में। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया जाता है। अर्थात कोई भी जब नई योजना लाई जाती है तो आपने देखा होगा कि कुछ चिन्हित क्षेत्रों में शुरू में 1 या 2 जिलों में लागू किया जाता है और उसके प्रभाव को देखा जाता है कि इसका क्या असर होता है, ताकि उसके गुण और दोष जो है, मेरिट डिमेरिट्स जो हैं, उस योजना का पता चल सके। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के साथ भी ऐसा ही किया गया था। सबसे पहले कैप्टन रीड ने शुरू किया था 1792 में और बाद में इसे पूरे मद्रास, बम्बई और असम में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में क्या किया जाता था कि जमीन की उर्वरता, फसल की किस्म और पैदावार की कीमत, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक टैक्स का रकम तय किया जाता था। अधिकतम टैक्स 55% तक होता था और ये जो क्षेत्र थे जहाँ पर लागू किए गए थे,
ये व्यवस्था, ये मुख्यतः व्यावसायिक फसलों के क्षेत्र थे और खासकर सबसे ज़्यादा फायदा जो होता है वो कपास की खेती को होता है। हालांकि ये कपास का जो क्षेत्र था, तो इससे जो उद्योग धंधे अर्थात जो कपास कपड़े के जो कारीगर थे, उनका उद्योग धंधा चौपट हो गया, क्योंकि कपास जो है वो डायरेक्ट इंग्लैंड भेजा जाने लगा व्यापारियों के माध्यम से और एक कच्चे माल का बहुत बड़ा सप्लायर बन गया ये क्षेत्र। इसके अलावा और भी व्यावसायिक फसलें आई, जैसे कहवा, कॉफ़ी और अन्य फसलें भी आई। तो यही मुख्य बातें हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। तो इसमें दो तीन बातें हैं कि ये व्यवस्था 51% अर्थात भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था ही चल रही थी और सबसे पहले ये व्यवस्था ही लाई जाती है, अर्थात अस्थाई बंदोबस्त से भी 1 साल पहले ये व्यवस्था लाई गई थी कैप्टन रीड के द्वारा और बाद में थॉमस मूनरो के द्वारा। अब आते हैं तीसरी व्यवस्था, वो कौन सी है, तो महालवाड़ी। महाल का मतलब होता है, ये पंजाबी शब्द है और महाल का मतलब है गांव, और गांव के साथ जब एग्रीमेंट कर लिया जाता है मुख्यतः गांव के मुखिया के द्वारा, इसमें टैक्स जमा करने की जो बात हुई वो पूरे गांव के स्तर पर की गई। तो इसीलिए इस व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया। इसमें जमींदारों को, इसमें किसानों को और इसमें पूरे गांव को सामूहिक रूप से टैक्स देना होता था। वो टैक्स की रकम और किस्तें वो तय कर दी जाती थी और ये व्यवस्था लागू की गई थी पंजाब में, मध्य प्रांत में और उत्तर प्रदेश में। अवध को छोड़कर अवध में अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था चल रही थी। सबसे ज़्यादा टैक्स इसी व्यवस्था के अंतर्गत लिया जाता था, 60% तक टैक्स देना होता था और टैक्स जमा करने की जिम्मेवारी गांव की मुखिया की होती थी। अब कुछ विशेष पॉइंट भी हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस व्यवस्था को हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था 1819 में, बाद में विलियम बेंटिंग के द्वारा 1833 में ये पूरे इस क्षेत्र पर पंजाब, मध्य प्रांत और यूपी पे लागू किया गया। इस व्यवस्था में कुछ और भी महत्वपूर्ण बात है, वो क्या है कि पहली बार भारत में मानचित्र और रजिस्टर अर्थात पंजी का उपयोग किया गया था। अर्थात लिस्ट होता था, महालों की लिस्ट बनाई जाती थी, नक्शे बनाए गए थे और उसके आधार पे एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था और उसके अनुसार टैक्स का कलेक्शन होता था। तो ये एक साइंटिफिक विधि यहाँ पे अपनाई गई। और दूसरे एक व्यक्ति हैं मार्टिन बर्ड, इनको कहा जाता है इस व्यवस्था को शुरू करने वाला। खास करके उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक कहा जाता है मार्टिन बर्ड को। महलवाड़ी व्यवस्था लाने के पीछे इनकी बहुत बड़ी सोच काम कर रही थी और इन्हीं के सोच के आधार पे हॉल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था को शुरू किया था। इस व्यवस्था में भी व्यावसायिक फसलों पर ज़्यादा जोर दिया गया। अंग्रेज लोग ज़्यादा व्यावसायिक फसल पर ही जोर दे रहे थे और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो एक इसमें बुराई उभर कर आती है वो है अफीम की खेती। अफीम की खेती जोर जबरदस्ती भी अंग्रेज़ों के द्वारा करवाई जाती थी और उसी अफीम को चीन भेजा जाता था और चीन में अफीम बेचकर और वहाँ से जो उनको चांदी मिलते थे, उस समय चीन के साथ जो व्यापार होता था उसमें मुद्रा के रूप में चांदी स्वीकार किया जाता था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि वहाँ पे अफीम बेचना शुरू किया और वहाँ के लोगों से चांदी हासिल करते और उसी चांदी से, सिल्वर से चाइना से वो व्यापार करना शुरू करते थे और चाइना से वो सामान दूसरी जगहों पे विश्व के अन्य देशों में ले जाकर व्यापार करते थे। तो वो अफीम जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में आया और बाद में एक अफीम युद्ध के नाम से ब्रिटेन अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी और चीन के बीच युद्ध भी होता है। तो वो अफीम जो है
इन्हीं क्षेत्रों में उपजाए जाते थे। अब हम तीनों व्यवस्थाओं को जोड़कर या कंपैरेटिव स्टडी अगर करें तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहला तो प्रश्न यही बनता है कि कौन किस व्यवस्था को लेकर आया। जैसे कार्नवालिस, थॉमस मुनरो, उसके पहले रीड, यहाँ पे विलियम बेंटिंग है तो दो नाम और हैं, हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड हैं। उसके बाद ये व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू की गई, कौन सी व्यवस्था किन किन क्षेत्रों पे चल रहे थे, टैक्स सबसे ज़्यादा किस में था, तो महलवाड़ी व्यवस्था में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र किसके अंतर्गत आ रहे थे, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 51% क्षेत्र आ रहे थे, महलवाड़ी के अंतर्गत 30% और अस्थाई बंदोबस्ती के अंतर्गत 19% आ रहे थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अब हम आते हैं कि कुछ व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही थी, उन व्यवस्थाओं को देखते हैं कि कौन कौन सी थी। तो एक व्यवस्था है दुगला हाली व्यवस्था। तो ये क्या है, तो ये मुख्यतः सूरत के क्षेत्र में ये व्यवस्था चलती थी। इसमें क्या होता था कि भूमि दास होते थे, अर्थात किसी की लोग दास रखते थे और वो भूमि दास होते थे। किसी तरीके से वो कर्ज ले रखा हो या कोई भी अन्य तरीके से अगर किसी से कर्ज लेकर रखा हो, खासकर जमींदारों के, तो वो भूमि दास बन जाते थे। और वैसी स्थिति में ये अपने संरक्षक जो होते थे उनकी संपत्ति और खुद को उनके हवाले कर देते थे। तो ये थी भूमिदास व्यवस्था। एक व्यवस्था चली आ रही थी ददनी प्रथा। तो इसमें क्या था कि व्यापारियों के द्वारा, खास करके जहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था चल रही थी, उन क्षेत्रों में कपास की खेती को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुका था और सूती वस्त्र का बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मिल वहाँ पे स्थापित हुए थे, तो उनको बड़े पैमाने पे कपास की ज़रूरत पड़ती थी। तो कपास के फसल को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था कि व्यापारियों को एडवांस के रूप में पैसा दिया जाता था, व्यापारियों के माध्यम से, अर्थात उनको आप मिडिल मैन कह सकते हैं। तो वो मिडिल मैन किसानों को एडवांस पैसा दे देते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खेती करिए, पूंजी की किसी तरीके से रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो इसी व्यवस्था को ददनी प्रथा कहा गया। तो ददनी प्रथा को हालांकि वारेन हेस्टिंग्स ने इसे बंद कर दिया था, ददनी प्रथा। अब हम आते हैं, एक और व्यवस्था चली आ रही थी समाज में, वो थी कम्युनिटी प्रथा। ये मुख्यतः बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में चले आ रहे थे। इसमें क्या होता था कि कोई अगर किसी से कर्ज लेता था तो उस कर्ज के ब्याज के नहीं, अगर अदायगी नहीं कर रहा है तो ब्याज उसका बढ़ता चला जाता था और ब्याज इतना ज़्यादा होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता था कि वो कभी पूरा ही नहीं कर पाते थे कम्युनिटी। और ये कमियां जाति के लोगों में ये समस्या थी। तो वैसे वो एक तरीके से ऋण जाल में फंस जाते थे, अर्थात कि ये पूरी खास करके कमियां जाति जो है ऋण जाल में फंस गई और उसको चुकाने के लिए वो आजीवन दास बन गए, जिनसे खास करके जमींदारों के दास बन गए। तो इसी को कम्युनिटी प्रथा कहा गया। तो ये भी एक सामाजिक बुराई के रूप में उस व्यवस्था के अंतर्गत मौजूद थे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये तीनों जो व्यवस्थाएं चली ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के बीच में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आगे के वीडियो में हम अंग्रेजों की आर्थिक नीति से जुड़े हुए अन्य तथ्यों को देखेंगे। आज हमने लगभग ये पहले चरण को देख लिया है और भूमि राजस्व की जो व्यवस्था थी ये लगभग पूरे अंग्रेजी शासनकाल में ये चला। तो बाकी हम अन्य जो आर्थिक व्यवस्थाएं चलाई गई अंग्रेजों के द्वारा उसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर हम मिलते हैं।